एक तरफ पांडे इस बात से परेशान हो रहा था कि आखिर क्यों अर्जुन कंपास के हिसाब से नहीं चल रहा, और दूसरी तरफ अर्जुन की जान सूखी जा रही थी। आखिर ये जगह हूबहू वही क्यों है? 20-22 कदमों के बाद वह लगभग ठीक वैसी ही झाड़ियों के झुरमुट के सामने पहुंच चुका था और उसकी धड़कनें हर कदम पर दोगुनी होती जा रही थी। अचानक उसे हवा में एक सुगंध महसूस हुई, जो कि उसने पहले भी कहीं सूंघी है, लेकिन याद नहीं कर पा रहा। अब क्या अर्जुन को उस पार चंद्रिका के उसी विभत्स रूप के दर्शन भी होंगे? पता नहीं वो उसका सामना करने के लिए तैयार था या नहीं, लेकिन उसने 4 कदमों में वो झाड़ियां पार कर ही ली। उसकी आंखें जमीन पर थी, लेकिन फिर भी वह कल्पना कर सकता था चंद्रिका के उस भयानक रूप की, जो शायद वह अब देखेगा, जो शायद उसके ठीक सामने होगा। अंदर ही अंदर काम से रहे अपने हाथों को उसने स्थिर किया। रिवॉल्वर पर उसकी उंगलियां भिंची जा रही थी और अब उसने झटके से अपने सामने देखा। उसकी अटकी हुई सी सांसें छूटी। झाड़ियों के इस झुरमुट के पार बस एक गुफा का मुहाना था। हो, तसल्ली से आंखें बंद करते हुए उसके हाथ नीचे हुए। इस गुफा के आसपास कदमों के कुछ निशान थे, जिससे इंसानों के वहां सक्रिय होने का आभास खुद ही हो रहा था। क्या हमें अंदर चलना चाहिए? पांडे ने पूछा। हमें नहीं, मुझे। अर्जुन ने पलटकर पांडे के कंधे पर हाथ रखा, जो कि काफी असमंजस में दिखने लगा था। लेकिन सर, अंदर कोई हुआ तो? हम 2 होंगे तो लड़ना आसान होगा ना? हाँ, मैं जानता हूं, लेकिन फंसे तो भी दोनों एक साथ फंसेंगे ना? तो सर, पहले मैं अंदर जाकर देखता हूं। कहते हुए वह 2 कदम बढ़ ही गया था कि अर्जुन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। पांडे, अर्जुन कैसे बताए कि उनका यहां तक पहुंच जाना कोई इत्तेफाक नहीं है। ये तो एक योजना है, और वह भी चंद्रिका की। अब इस योजना के पीछे उसका कोई क्रूर उद्देश्य हुआ तो? तुम यही रुको, और अगर मैं 10-15 मिनट में नहीं लौटूं तो समझ लेना कि अंदर खतरा है। तुम बिना किसी आहट के यहां से जितना जल्द हो सके निकल जाना। ये आप क्या कह रहे हैं सर? पांडे ने एक कदम पीछे लिया और अर्जुन का हाथ झड़ गया। इसलिए थोड़े ही ना आया था आपके साथ कि वक्त पर पीठ दिखा दूं। ये डायलॉग मारने का वक्त नहीं है पांडे। जितना कहा जा रहा है मानो। बिना बात को आगे बढ़ाए अर्जुन गुफा की तरफ चल दिया। पीछे पांडे को कुछ और कहने का मौका ही नहीं मिला। वो मन मारे वहीं झाड़ियों के पीछे छुपा रहा। ये एक सामान्य सी अंधेरी गुफा थी, लेकिन इसका मुहाना जितना संकीर्ण था, अंदर से उतनी ही फैली हुई। वो कुछ मीटर बढ़ा होगा कि एक चट्टान के मलबे ने इस गुफा को 2 हिस्सों में बांट दिया। वह दाएं तरफ बढ़ा, लेकिन यहां कुछ दूर बाद ही हवा में घुटन बढ़ गई। उसे दूसरी तरफ के मुहाने में वापस लौटना पड़ा। यहाँ की हवा में घुटन है, लेकिन उतनी नहीं। साफ पता चल रहा है कि ये मुहाना आगे चलकर किसी दूसरी ओर खुल रहा होगा। चंद्रिका ने उसे खुद इस गुफा तक पहुंचाया है, तो जरूर यहाँ कुछ महत्वपूर्ण मिलेगा उसे। खुद को यही तसल्ली देते हुए वो गुफा की दीवार से लगे लगे इतना अंदर आ चुका था कि अब बाहर से आ रही रोशनी नाम मात्र को रह गई। अब तक उसका सामना किसी से नहीं हुआ, लेकिन यहाँ एक अनजान सा दबाव उसे महसूस जरूर हो रहा है। हर कदम पर लग रहा है कि वह यहाँ अकेला नहीं और ना ही सुरक्षित है। एक अजीब सा डर है जो जबरन ही उसके दिलो दिमाग पर हावी हो रहा है, और उस वक्त उसे सिवाय यहाँ से लौट जाने के कोई और ख्याल नहीं आ रहा। फिर वह 2 पल ठहरकर समर्थ, विवान और जियाना के बारे में सोचकर खुद को आगे बढ़ाता है। ये गुफा अब दाईं तरफ मुड़ने लगी थी। इस मोड़ से आगे बढ़ते ही उसे एक छोटी लेकिन खुली सी जगह दिखी, जहां इंसानों का एक ऐसा प्रमाण मिला जो वह जहां तहां छोड़ ही आते हैं। कचरा, डिस्पोजल, पानी की खाली बोतलें, रबर, अज्जली सिगरेट और भी जाने क्या क्या। अंधेरे के चलते उसने अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया। कचरे में केवल एक डिस्पोजल पर पास ही की एक बेकरी का नाम लिखा है। अब तक केवल यही कुछ काम का मिल सका है उसे। फिर उसने यूं ही टॉर्च की रोशनी गुफा की सतह पर की, और वहां देखते ही अर्जुन की आंखें महीन हो गई। यहाँ नुकीले पत्थर से गुफा की सतह पर कई सारी कलाकृतियां, चित्र उकेरे गए हैं, जिनमें चांद की सारी कलाओं के चित्र हैं, जो शायद जीवन और मरण के निरंतर चक्र को दर्शा रहे हैं। कुछ विशाल पक्षी जिनके पंखों का फैलाव पूरे पेड़ को ढक सकता है। कुछ और अजीब से चिन्ह और उनसे बना एक घेरा। एक चित्र जिसमें कई सारे लोग एक ही दिशा में नतमस्तक बैठे हैं।
ये सब किसके सामने झुके हुए हैं? उनके सामने अर्जुन को कुछ नहीं दिखाई दे रहा। काफी आगे तक ये चित्र उस दीवार पर थे और अर्जुन को पता ही ना चला कि उन्हें देखते देखते वो गुफा के कितने अंदर आ चुका है। एक चित्र बहुत अजीब था, जिसमें यज्ञ कुंड के सामने बैठा एक आदमी अपनी ही गर्दन पर कोई हथियार चला रहा है। अर्जुन ने उस दीवार की कुछ तस्वीरें ली थी कि पायलों की वही जानी पहचानी आवाज गुफा में गूंजने लगी। वह तुरंत पलटा और मोबाइल के टॉर्च को अपने सामने की तरफ किया। उसकी पुतलियां खुद से बस कुछ कदम दूर गुफा की दूसरी सतह पर दाएं से बाएं रेंग रही है, क्योंकि ये आवाज ऐसे सुनाई दे रही है मानो कोई ठीक सामने से गुजर रहा है। कौन है? अर्जुन ने फिर अपनी रिवॉल्वर सामने तान दी। पायलों की झंकार उससे लगभग 4 कदमों की दूरी पर खामोश हो गई, जैसे वो ठहर गई हो, लेकिन अब भी सामने कोई नहीं दिख रहा। चंद्रिका, उसने अंदाजन ये नाम लिया। अचानक एक औरत की कर्कश चीख के साथ हवा का झोंका सा उसके पार हो गया। अर्जुन को लगा मानो बिजली का तेज झटका उसके बदन से गुजर गया हो। मोबाइल और रिवॉल्वर भी उसके हाथ से छूटकर कब गिरे उसे पता ना चला। बस उसके कान अब तक उस चीख से सुन्न हो गए थे। कुछ देर लगी उसे संभलने में, और जैसे ही वो मोबाइल उठाने के लिए नीचे झुका, अर्जुन, इस पुकार पर वो ठिठक सा गया। क्या ये पुकार वाकई समर्थ की थी? वह पलटा नहीं और ना ही कोई प्रतिक्रिया की, मानो उसे सुनाई ही ना दिया हो। अर्जुन, इस बार ये आवाज उसके इतने करीब से आई कि ना चाहते हुए भी उसकी आंखें उस ओर चली गई, और वहां देखते ही एक झटका फिर लगा अर्जुन को। ये समर्थ ही है, ठीक उसी हाल में जैसे कि आईसीयू से उठकर चला आया हो। वही अस्पताल के कपड़े, बदन पर चोटों के निशान और वही धंसी हुई आंखें, चेहरा जिसमें मानो दरारें पड़ चुकी हैं, और हाथ की नस में धंसा वह कैनुला जिससे अब उसका खून रिस रहा है। हेल्प मी अर्जुन। उसने अपना थर्राता हुआ हाथ अर्जुन की तरफ बढ़ा दिया। समर्थ, ना चाहते हुए भी अर्जुन के मुंह से निकला, लेकिन उसकी तरफ कदम बढ़ने से पहले ही आखिर समर्थ यहां कैसे आ सकता है? वो ये सोच ही रहा था कि समर्थ के शरीर की हड्डियों के चटकने की आवाजें आने लगी और साथ ही गूंजने लगी उसकी चीखें। इस वक्त तक अर्जुन समझ चुका था कि जानबूझकर चंद्रिका के जाल में फंसकर बिना किसी तैयारी के यहां तक आ जाना कितना बेवकूफाना था। अब डर उस पर भी हावी होने लगा है। उसके दिमाग ने काम करना लगभग बंद ही कर दिया था, लेकिन फिर भी किसी ने अपने डर को काबू करते हुए, मैं जानता हूं कि ये तुम हो चंद्रिका, उसने चुनौतीपूर्ण ढंग से कहा। लेकिन वहां समर्थ की हालत पर कोई फर्क ना पड़ा, उल्टे अर्जुन का दिल उसकी हालत देखकर टूटने लगा है। कहीं गलती से भी ये समर्थ ही हुआ तो? चंद्रिका, प्लीज रुक जाओ, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। लेकिन समर्थ की दर्द भरी चीख ने उसे खामोश कर दिया। समर्थ की आहों पर उसके कदम अपने आप उठ जा रहे हैं, और हर बार वो खुद को रोक रहा है। इट इज जस्ट अ हैल्यूसिनेशन, अर्जुन यहाँ खुद को समझा रहा है, और वहाँ समर्थ की चीखें उच्च होती जा रही हैं। साथ ही अर्जुन की बुदबुदाहटों की आवाज भी उठती जा रही है। इट इज अ हैल्यूसिनेशन, ये समर्थ नहीं, तुम हो चंद्रिका। वह पूरी ताकत से चिल्लाया, और उधर समर्थ का शरीर एक तेज आवाज के साथ चीथड़ों में बंट गया। गुफा का हर हिस्सा उसके खून से पुत गया। ये देखकर अर्जुन का सिर बस एक बार जोर से घूमा और उसे जमीन अपने करीब आती महसूस हुई। उसकी आंखें बंद हो रही थी, और वह बार बार उन्हें खोले रखने की नाकाम कोशिश कर रहा था, क्योंकि काले धुएं से बनी एक विकृत सी मानव आकृति ठीक उसके चेहरे के सामने है। कौन होता? उसके कहने से पहले ही उस छाया का महीन हाथ उसके मुंह से होता हुआ उसकी श्वास नली में उतरने लगा। हाँ, लेकिन आधी बेहोशी की हालत में भी उसका दिमाग उसे ये कह रहा है, ऐसा होना मुमकिन नहीं है। ये नहीं हो सकता कि किसी की उंगलियां अर्जुन के फेफड़ों को जकड़ने लगी हैं। ये मुमकिन नहीं कि खून उसके मुंह से होता हुआ होठों के किनारों से बहने लगा है। ये सच नहीं है कि उसने पिछले आधे मिनट से सांस नहीं ली है, लेकिन ये सच है कि उसकी जान बस निकलने ही वाली है। इस बेबसी और मायूसी के बीच उसे जूतों की तेज टकटकाहट सुनाई दी, जो उसके करीब आती जा रही है। कोई उसे पुकार रहा है, लेकिन इस पुकार का जवाब देने की जगह अर्जुन की आंखें बंद हो गई। अर्जुन को अपने शरीर का वजन ना के बराबर महसूस हो रहा है। उसके चारों तरफ जलीय पौधे और जीव हैं। छोटी बड़ी रंगीन मछलियां उसे छू छू कर गुजर रही हैं।
वह इस वक्त गहरे पानी के बीच स्थिर है। उसकी शून्य आंखें अपनी सीध में कहीं गुम थी कि अचानक उससे कुछ दूर डुबकी की आवाज हुई और प्रकट हुआ लगभग 7 फुट की लंबाई वाला बेहद सुडौल शरीर। किसी आदमी की अधजली काया यहाँ पानी के बीच कुछ तलाश रही है। उसे देखकर अर्जुन के प्राण सूखने लगे। जितनी खराब है उसकी हालत, उतना ही भयानक भी दिख रहा है वो आदमी। उसके जख्मों से रिस रहा खून पानी में घुल रहा है। उसकी जल चुकी त्वचा के अंश पानी के बहाव के साथ छूटकर बह रहे हैं। उसके शरीर पर मछलियां चिपकी हुई उसे खा रही हैं, लेकिन उसे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वह तत्परता से कुछ ढूंढ रहा है। उस भयानक आदमी से बचकर दूर निकल जाने के लिए अर्जुन पानी में हाथ पैर चलाने लगा और अचानक उसकी उंगलियों में बेहद लंबे और काले बाल उलझ गए। ये क्या है? अर्जुन ने छुड़ाने के लिए अपने हाथ झटके तो नदी के पत्थरों के बीच फंसा किसी औरत का कटा सिर झटके से उसके सामने आ गया। पानी के असर से लगभग सड़ चुका वो सफेद चेहरा, उन उभरी हुई आंखों की पुतलियां पानी के बहाव में हिलती डुलती अर्जुन के चेहरे पर आकर रुकी और अर्जुन चीख उठा। आवाजें और माहौल जाने कब बदल गया था। पानी की उस सरसराहट और बुलबुलों की आवाजों की जगह अब उसे रह रहकर एक मशीनी बीप सुनाई दे रही थी। उसके आसपास लोगों का झुंड जमा है, उसे ये साफ महसूस हो रहा था। लेकिन वह कहाँ? अर्जुन सर! उसने अपनी दाईं तरफ चेहरा किया तो वहां हैरान परेशान पांडे उस पर झुका हुआ था। अब कैसा लग रहा है? मुझे क्या हुआ? कमजोर और कांपती सी आवाज में अर्जुन ने पूछा। पांडे की आंखें एक तरफ गई। वहां फॉरेस्ट ऑफिसर मयंक खड़ा था और अर्जुन को यूं तक रहा था मानो जानता ही हो कि यह सब हो सकता है। वो पास आया। फिलहाल आप जिंदा हैं। अर्जुन ने अपने आसपास नजरें घुमाई। वो वन विभाग के सरकारी अस्पताल के बिस्तर पर है। एक हाथ से उसे ग्लूकोज चढ़ रहा है और दूसरे हाथ में चिपका ऑक्सीमीटर। उसने याद करने की कोशिश की, लेकिन सिवाय उस अंधेरी गुफा और नदी के बहाव के कुछ और याद नहीं आ रहा। उसने उठकर बैठने की कोशिश की तो एक जोर की खांसी के साथ उसके मुंह से खून बाहर निकल आया। सर प्लीज! पांडे ने बढ़कर उसे संभाला और तकिए के सहारे से बैठा दिया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देख सकता है अर्जुन, और उस सफेद चादर पर फैल गया अपना खून भी। पांडे रुई से उसका चेहरा साफ करने लगा। ये सब क्या है पांडे? नॉट श्योर सर, बट डॉक्टर बता रहे हैं कि कोई अंदरूनी चोट है। उसी के चलते आप बीच बीच में यूं ही खून उगल रहे हैं और इन्फेक्शन की वजह से आपका बुखार टूट नहीं रहा। उसने कंधे उचकाते हुए मयंक की ओर देखा। अर्जुन ने सामने की दीवार घड़ी पर नजर मारी तो पता चला कि सुबह के 10 बज रहे हैं। वो कल दोपहर 1 से 2 के बीच बेहोश हुआ था, यानी वो लगभग 19 घंटे बेहोश रहा। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मयंक उसके पास आकर बैठा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप उस मनहूस गुफा में गए। तुम जानते हो उसके बारे में? अर्जुन पांडे के हाथ से रुई लेकर खुद ही अपना मुंह साफ करने लगा। मयंक ही आपको वहां से लेकर आए हैं। हमारे 2 फॉरेस्ट रेंजर उस गुफा के आसपास मारे गए थे। मयंक ने रूखे से लहजे में कहा। एक रेंजर कुछ 2 साल पहले उसी जगह गुम हो गया था। जंगल के गश्त पर गया था और वापस नहीं लौटा। कई दिनों की तलाश के बाद बड़ी मुश्किल से उसकी सड़ चुकी लाश बरामद हो पाई। एक और रेंजर अभी कुछ महीनों पहले ही उस गुफा के बारे में बात कर रहा था और वह भी गायब हो गया। उसकी लाश अब तक नहीं मिली है। समझ नहीं आता कि उसके परिवार को आखिर क्या जवाब दे। अर्जुन ने विचार करते हुए खून से सनी रुई पास ही के डस्टबिन में फेंकी। ऐसी कोई खबर उसने सुनी तो थी, लेकिन इसकी तहकीकात किसी अन्य थाने के हाथ में थी। जहां तक अर्जुन को खबर है, ये एक मामूली गुमशुदगी का केस था। तुम मुझे कैसे लेकर आए वहां से? और मैं किस हाल में था? कुछ खास नहीं, बस आपकी आंखें सफेद हो चुकी थी। पूरा मुंह फाड़े, सांस लेने की कोशिश में जमीन पर छटपटा रहे थे आप। मैंने कितनी कोशिश की, लेकिन आप सांस नहीं भर रहे थे, ना होश में आ रहे थे। वो तो पांडे के पास पानी था तो। अर्जुन ने पलटकर पांडे की तरफ देखा, जो कि भारी परेशानी से उसे ही तक रहा था। क्या करता सर? 20-22 मिनट हो गए थे और आप लौटे ही नहीं। लेकिन मैंने तुम्हें वहां से चले जाने का ऑर्डर दिया था ना? हाँ, लेकिन कैसे जा सकता था सर? सोचा आप खतरे में ना हो। उसने सिर झुका लिया। अर्जुन ये तय नहीं कर पा रहा कि ये पांडे की हमदर्दी है, सम्मान है या पागलपन।
उसने सही किया। मयंक ने कहा ही था कि एक डॉक्टर वहां प्रकट हुआ। उसने अर्जुन की जांच की और बताया कि वह उसे यहां से शहर के किसी अन्य अस्पताल में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। यहां पर जितना इलाज संभव था वह हो चुका था। डॉक्टर के बाहर जाते ही अर्जुन का मोबाइल झंझना उठा। हाँ मनवर, सर जल्दी पहुंचिए। मछलियां जाल में फंस गई हैं, लेकिन मैं अकेले ज्यादा देर जाल थामे नहीं रह सकता। क्या सच? हाँ, मानव और आर्यन आ गए हैं शशांक को छुड़ाने के लिए। ये सुन्न कर देने वाली खबर सुनकर अर्जुन कुछ देर जैसे प्रतिक्रिया ही न कर सका और फिर जल्द ही उसने अपने पैरों से वह सरकारी चादर एक तरफ झटक दी, कैनुला और ऑक्सीमीटर निकालते हुए। पांडे, मेरे कपड़े कहाँ हैं? ये क्या कर रहे हैं सर आप? पांडे और मयंक दोनों ही उसे इस तरह उठते देख सकपका गए। अर्जुन ने अंगूठे के पोर से माथा खरोचा और थाने में इमीडिएट रिपोर्ट करना है। मयंक के सामने वो कुछ नहीं बता सकता था। वो बस पांडे को लेकर तुरंत वहां से निकल गया।